तो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, अंतर जातीय अन्योन्यक्रियाएं। अपन देख रहे हैं समुदाय। समुदाय जो है उसमें कई सारी जातियां होती हैं, विभिन्न जातियां होती हैं। और आपको याद है कि जब किसी क्षेत्र में अलग अलग जातियां रहेगी, कई सारी जातियां रहेगी, जातियों के सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो उनके बीच में कुछ न कुछ अन्योन्य क्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी। भोजन के लिए, आवास के लिए, प्रकाश के लिए अन्योन्य क्रियाएं होती है। तो यहां पर अपन देखें कि समुदाय के अंदर भोजन, आवास और प्रकाश, ठीक। जब भी अन्योन्य क्रियाएं चलेगी, जब अन्योन्य क्रिया की बात अपन कर रहे हैं, तो ये अन्योन्य क्रियाएं किस वजह से होती है? भोजन प्राप्ति के लिए, आवास के लिए और प्रकाश के लिए। इन अन्योन्य क्रियाओं को अपन दो कैटेगरी में बांटेंगे। अन्योन्य क्रियाएं दो प्रकार की होगी। एक तो है धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, धनात्मक अन्योन्य क्रिया, ठीक। और दूसरी होती है ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। सबसे पहले अपन यहां पर देखते हैं कि धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है। धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं जब होती है तो अन्योन्य क्रिया का मतलब है कि दो जातियों के जीव, जैसे ए जाति और ये बी जाति, दो अलग अलग जाति के जीव है और इनके बीच में कुछ अन्योन्य क्रियाएं हो रही है। जब इनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं हो रही है तो या तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को लाभ हो रहा है। इस प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया है वो कहलाती है धनात्मक अन्योन्य क्रिया। धनात्मक अन्योन्य क्रियाओं के तीन प्रकार हैं। नंबर एक सहजीवन या सहोकारिता। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहजीवन या सहोकारिता। सहजीवन या सहोकारिता के संबंध में दोनों ही जातियों को लाभ होता है। दोनों ही जातियां प्रॉफिट में रहती है। जब दो जातियां एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करेगी और दोनों ही प्रॉफिट में रहेगी, लाभ में रहेगी, ठीक। इसमें अविकल्पी संबंध होता है। कैसा संबंध होगा? अविकल्पी संबंध किसे कहते हैं? देखो, जैसे दो जातियां साथ रह रही है, इनके बीच में कुछ क्रिया हो रही है, दोनों को एक दूसरे से लाभ है। अविकल्पी संबंध है दोनों के बीच में। अगर दोनों एक साथ नहीं रहती तो दोनों का जीवन नहीं चल सकता। दोनों को जीवित रहने के लिए एक साथ आना अनिवार्य है, एक दूसरे की हेल्प करना अनिवार्य है, ठीक। उसका कोई विकल्प नहीं है, इसे कहा गया है अविकल्पी संबंध। अब इसमें कई प्रकार के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं जंतु के मध्य। देखो, यानी कि दोनों ही जातियां जंतु है और इसका उदाहरण है दीमक व ट्राइकोनिम्फा। दीमक व ट्राइकोनिम्फा। दीमक और ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोन से, ये प्रोटोजोआ दीमक की आंत में रहता है, सहजीवी के रूप में रहता है। वहां पर ये सेलुलोज का पाचन करता है, तो दीमक को लाभ हो गया पाचन,
सेलुलोज का पाचन हो गया। और ट्राइकोनिम्फा जो है इसको रहने के लिए आवास मिल जाता है, यानी दीमक को भी प्रोफिट हो रहा है, क्योंकि दीमक जब लकड़ी खाती है तो उसकी आहार नाल में सेलुलोज है, उसका पाचन इसके द्वारा हो गया। ये ट्राइकोनिम्फा वहां रह रहा है, इसके लिए आवास मिल गया, दोनों को लाभ हो गया। ठीक, इसी प्रकार दूसरा अपन देखें, पादप व जंतु। अब इसमें एक पादप है और दूसरा क्या है, जंतु है। पादप और जंतु का उदाहरण है युक्का पादप में प्रोन्यूबा कीट द्वारा पराग। अपने कह सकते हैं कि ये पादप जो है, इस पादप में परागण की अगर क्रिया होनी है तो इसी की द्वारा होगी, और इसको अगर अंडे देने हैं तो ये उसी में देगा। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो ये हो गया पादप और जंतु के बीच में सहजीवन। नंबर 3, शैवाल व कवक। शैवाल व कवक, इसमें आपने देखा है लाइकेन। ठीक, इसके अलावा एक और उदाहरण आपने नाम सुना होगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा में कवक जो होते हैं ये उच्च पादपों की जड़ों के साथ रहते हैं। तो माइकोराइजा जो है वो कवक और पादप के बीच का संबंध है। ठीक, उसको भी अपने आप लिख सकते हैं, कवक व पादप, इसमें आएगा माइकोराइजा। माइकोराइजा में कवक और पादप होते हैं। उसके बाद देखो अपन स्पेशली उदाहरण देखें, अंजीर व बर, इनकी वेस्ट। देख, अंजीर जो पादप है और बर जो है, इन दोनों के बीच में भी सहजीवन का संबंध है। कैसा संबंध है? ये जो बर है इसके द्वारा परागण होता है। बर के द्वारा इसमें क्या होगा, परागण। ठीक, जैसे इसके अंदर परागण हुआ तो अंजीर को तो लाभ हो गया, परागण हो गया उसके अंदर। अब बर को क्या फायदा मिला? बर जो है, इस बर को फायदा ये है कि ये बर वहां पर अंडे देगी। इस बर को, मादा बर को अंडे देने के लिए स्पेस मिल गया, एक फायदा दिए हो गया। दूसरी बात, जब इनसे लार्वा बनेगा, अंडों से जब लार्वा बनेगा तो इस लार्वा का पोषण उस फल के अंदर जो बीज विकसित हो रहे हैं उनको ये लार्वा अपने पोषण के रूप में उपयोग में लेगा। तो अपने कह सकते हैं यहाँ अंजीर को तो फायदा ये हुआ कि परागण हो गया, और इस बर को फायदा ये हुआ कि अंडे देने के लिए जगह मिल गई, और साथ में लार्वा जो है उसको पोषण की प्राप्ति हुई। एक और फेमस एग्जांपल अपन देखें, आर्किड व मक्खी। आर्किड व मक्खी, देखो, ऑफ्रिस मेडिटेरियन आर्किड। ऑफ्रिस मेडिटेरियन आर्किड, ये जो आर्किड है पादप, ये आर्किड भ्रमरों से कपट से परागण करवाता है। समझे बात ध्यान से आप लोग। ये जो आर्किड है, इस आर्किड के अंदर परागण की जो क्रिया है ये भ्रमरों से होती है, मक्खी जो होती है भ्रमरे, लेकिन वो सहारा लेते हैं किसका, कपट का, छल का।
छल या कपट के द्वारा ये परागण करवाते हैं। कैसे करवाएंगे? इस आर्किड के अंदर पुष्प जो होता है, पुष्प की एक पंखुड़ी का रंग, साइज व चिन्ह मादा भ्रमरे के समान होता है। आप ये समझिए कि जो आर्किड है, इसके पुष्प की एक पंखुड़ी का रंग, साइज और चिन्ह, उसके चिन्ह है वो किसकी तरह के हैं? मादा भ्रमरे के समान है। ठीक। अब जो नर भ्रमरा होता है, ये नर भ्रमरे अपने मादा की तलाश में, लैंगिक प्रकार का जन्म करने के लिए मादा की तलाश में उड़ते हैं। जब ये देखते हैं कि इनको ये जो पंखुड़ी है ये मादा के समान दिखती है, क्योंकि इस पंखुड़ी की साइज, उसका रंग, चिन्ह मादा की तरह है, तो ये नर भ्रमरा जो है जब उड़ेगा अपनी मादा की तलाश में, तो वो पुष्प जो है उसी को ही अपनी मादा समझ लेता है और उस पर बैठ करके उसके साथ कूट मैथुन करेगा, आकाश मैथुन करेगा। इसने तो यही समझा कि मादा ही है, लेकिन मादा नहीं है, इसके साथ धोखा हुआ। लेकिन जैसे ये कूट मैथुन करेगा तब तक उस पर परागकण चिपक जाते हैं। जैसे वो पुष्प पर बैठा हो ना, तो पुष्प में परागकण चिपक गए, उसको लगा कि मादा नहीं है, फिर यहां से उड़े गए, फिर उड़ करके दोबारा से अपनी मादा की तलाश करेगा। जब मादा की तलाश करेगा तो फिर वापस वही घटना होगी इसके साथ, दूसरे पुष्प को अपनी मादा समझ कर उस पर जाके बैठ जाएगा और इस तरह से उस पुष्प के अंदर परागण हो गया। तो ये छल के द्वारा, इसके अंदर कपट के द्वारा परागण होता है। ठीक। तो ये उदाहरण थे अपने सहजीवन या सहोकारिता के। अब अपन नंबर 2 देखते हैं, इसके अंदर सहभोजिता। सहभोजिता, सहभोजिता में एक जाति के जो जीव है वो लाभ में होते हैं और दूसरे जाति के जीव है उनको न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक। इसमें सबसे पहले अपन देखें कटलताएं। पहले तो आपको बता दी जाए कटलताएं क्या होती है। कटलताएं मिलेगी अपन को उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, जहाँ साल भर बरसात होती रहती है, घने जंगल होते हैं, तो उनके अंदर जो बड़े पेड़ होते हैं, उन बड़े पेड़ों पर ऐसे लताएं, जिनके तने स्वयं खड़े नहीं हो सकते, तो वो इन पेड़ों के सारे ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ इनका जो उद्देश्य है वो है प्रकाश की प्राप्ति। यानी ये प्रकाश प्राप्त करने के लिए इन पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक। तो बड़े वृक्ष का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ये जो कटलताएं हैं इनको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश मिल जाता है। उदाहरण देखें इसके अंदर अपन बोहीनिया और टिनोस्पर्म, बोहीनिया और टिनोस्पर्म। ठीक। ये कटलता हो गई। नंबर 2 इसमें अपन देखें अधिपादप, एपीफाइट्स से बोलते हैं अपन, यानी कुछ ऐसे पादप जो दूसरे वृक्षों पर उग जाते हैं, वो प्रकाश और नमी ग्रहण करने के लिए, आर्द्रता ग्रहण करने के लिए उन पर उग जाते हैं। तो जो छोटे पादप उन पर उगेंगे उनको तो लाभ हो गया, लेकिन बड़े पादप को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। और इस प्रकार के पादप भी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं वहीं पर मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन देखें आर्किड, हैंगिंग मॉस,
ये इसके उदाहरण, आर्किड, हेंगीमॉस, ये अधिपादक है, बड़े वृक्षों पर उग जाते हैं, वहां पर ये आसानी से प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं और नमी ग्रहण कर लेते हैं। सी देखें अपन, अधिजंतु। अधिजंतु ऐसे जंतु हैं जो दूसरे जंतुओं पर रहते हैं। जैसे अपने इसमें उदाहरण देखें, शकरफिश। ये जो शकरफिश है ये साग पर रहती है। पायलेट फिश, पायलेट जो फिश है ये भी साग पर रहती है। ऐसे इकोलाई, ये जीवाणु है और ये मनुष्य के हाथ में रहता है। इसके अलावा अपन देखें, क्राउन फिश, ये सी एनिमोन पे रहती है। बार्निकल, ये वेल पर रहते हैं। ठीक, तो यहां पर आपने देखा कि सहभोजिता जो है, इसके 3 उदाहरण देखें, कटलताएं, अधिपादक और अधिजंतु। अधिजंतु ऐसे जंतु है जो दूसरे जंतुओं पर रहेंगे लेकिन बड़े जंतुओं को कोई नुकसान नहीं होता, और ये छोटे जंतु जो है इनको लाभ, अपने भोजन आवास मिल जाती है। ठीक, तो ये अपने इस धनात्मक अन्योन्य क्रिया में 2 प्रकार हो गए, सहजीवन या सहोपकारिता, और नंबर 2 सहभोजिता। अब इसका तीसरा जो प्रकार आता है वह है प्राक सहयोगिता। तो प्राक सहयोगिता जो है तीसरा प्रकार इसका, उसमें क्या होगा, नंबर 3 जो इसका प्रकार है प्राक सहयोगिता। प्राक सहयोगिता में दोनों ही जातियों को लाभ होता है, लेकिन इसमें एक बात आप ध्यान रखें कि दोनों जातियों को लाभ तो होगा लेकिन दोनों का साथ रहना अनिवार्य नहीं है, यानी ये विकल्पी संबंध है। अपन ने जो सहजीवन पढ़ा था उसमें तो दोनों जातियों का साथ रहना अनिवार्य था क्योंकि वो अविकल्पी संबंध था। अगर दोनों साथ नहीं रहेंगे तो दोनों जातियों में से एक जाति या दोनों ही मर जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, विकल्पी संबंध है। अगर दोनों जातियां साथ रहती है तो भी अच्छी बात है, दोनों भी दूसरे से लाभ हो रहा है, और नहीं रहती है तो भी वो जीवित रहेगी। उदाहरण अपन देखें, पक्षी व मगरमच्छ। दूसरा उदाहरण है टिक बर्ड व गेंडा। टिक बर्ड व गेंडा। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जिनमें दोनों का एक दूसरे से लाभ भी होता है लेकिन इनका साथ रहना अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो ये तो होगी अपनी धनात्मक अन्योन्य क्रिया। इसके बाद अपन यहां पर 2 चीजें और सीख लेते हैं। इसके व्यंजन, इसके व्यंजन क्या होती है, ये 2 जीवों के बीच का ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव मरे हुए जीव को खाता है, यानी कि वो सफाई करने के रूप में काम करता है। जैसे गिद्ध, सियार, चींटी आदि, यानी मरे हुए जीवों को खाते हैं, ये सफाई करने का काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट देखें अपन, हेलोटिज्म। हेलोटिज्म में क्या होता है, एक जाति दूसरी जाति पर हावी होती है, प्रभावी होती है। और इसका उदाहरण जो है हेलोटिज्म का वह है लाइकेन। इस लाइकेन के अंदर शैवाल जो होता है वो कवक पर हावी होता है। ठीक, तो ये है अपने धनात्मक अन्योन्य क्रिया। अब अपन देखते हैं ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया।
अगला टॉपिक है अपना ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया 3 प्रकार की है। नंबर 1 शोषण। नंबर 1 है शोषण। देखो शोषण में क्या होगा, इसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करते, उसको हानि पहुंचाते। और इसके 2 प्रकार हैं। एक तो है परजीविता और दूसरा जिसका प्रकार है वह है परभक्षिता। सबसे पहले अपन यहां पर देखते हैं परजीविता। देखो परजीविता क्या है। परजीविता के संबंध में एक छोटा जीव और बड़ा जीव। छोटा जीव परजीवी होता है। छोटा जीव इसको तो बोलेंगे परजीवी, और ये रहेगा बड़े जीव के साथ। बड़ा जीव जो होता है वो होता है होस्ट, परपोषी। ठीक, छोटा जो जीव होगा इसको लाभ होगा और बड़े जीव को हानि होगा। यानी यहां पर ऐसा संबंध है कि एक जीव दूसरे जो जीव है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। छोटा जो जीव है अक्सर लाभ में रहता है, ये परजीवी कहलाता है, और बड़ा जो जीव होता है अक्सर ये लॉस में रहेगा और ये परपोषी कहलाता है। अब यहां पर अपन देखें कि परजीवी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन देखें बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट। नाम से पता लग रहा है बाह्य परजीवी। इस प्रकार के परजीवी जो होते हैं ये होस्ट यानी परपोषी की बाह्य सतह पर आएंगे, अंदर नहीं है, परपोषी की बाह्य सतह पर है। जैसे मान लो किसी के सिर में जुए पड़े तो बाहर ही है, तो बाह्य परजीवी। ठीक, अब बाह्य परजीवी के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि जंतु परजीवी। जंतु परजीवी यानी यहां पर जो परजीवी है वो जंतु पर रहेंगे। ठीक, उदाहरण के तौर पर जैसे जोंक चौपाइयों पर, जोंक चौपाइयों पर हो गई। इसके अलावा टिक्स कुत्ते पर। ऐसे अपन देखें पादप परजीवी, यानी यहां पर पादप पर परजीवी रहेंगे। जैसे लेक इंसेक्ट, लाख कीट, एम्फिड्स आदि, ये पादप पर रहेंगे। यहां होस्ट जो होगा वो कौन होगा, पादप। तो जंतु परजीवी जंतु पर परजीवी रहेंगे, बाहर क्यों रहेंगे, पादप परजीवी, ये पादप पर रहेंगे, बाहर क्यों। दूसरी जो कैटेगरी है वह है आंतरिक परजीवी या अंतर परजीवी। अब देखो यहां पर परजीवी जो होता है ये होस्ट के अंदर रहेगा, जैसे टीनिया, इसके अलावा एस्केरिस, एंटमीबा, इसके अलावा प्लाज्मोडियम आरबीसी, ये सब उदाहरण है अंतर परजीवी के जो शरीर के अंदर है। ठीक, तो परजीविता में अपन ने देखा कि यहाँ पर छोटा जीव परजीवी होगा और बड़ा जीव जो है वो परपोषी होगा, होस्ट कहलाएगा। यहाँ पर ये प्रॉफिट में होता है, लाभ में होता है, और ये
नुकसान में रहेगा। परजीवी के दो प्रकार होते हैं, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। ये बड़े जीव के बाहर सतह पर रहते हैं और वो बड़े जीव के अंदर रहते हैं, अंदर परजीवी के रूप में। अब इस परजीविता में अपन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। नंबर 1, देखो परजीविता, परजीविता, परजीविता क्या होती है? परजीविता यानी कि परजीवी किसी अन्य परजीवी पर निर्भर है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज निर्भर है बैक्टीरिया पर। हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया परजीवी है और इस पर भी परजीवी बैक्टीरियोफेज, ये वायरस होता है। जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज परजीवी का उदाहरण हो गया। नंबर 2, अंड परजीविता। अंड परजीविता जो है ये मिलेगी परजीवी पक्षी कोयल व परपोषी पक्षी कौवा। इसमें क्या होता है कि ये परजीवी जो पक्षी है ये अपने अंडे परपोषी पक्षी के घोंसले में देता है। परपोषी पक्षी अपने अंडे समझकर उनको सेता रहता है। तो ये उदाहरण है अंड परजीविता का। नंबर 3 अपन यहां पर देखें पूर्ण परजीविता। पूर्ण परजीविता का मतलब होता है कि यहां पर परजीवी जो है ये संपूर्ण क्रियाओं के लिए होस्ट पर ही निर्भर रहता है, परपोषित पर निर्भर रहेगा। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण में जैसे तो रेप्लेशिया, रेप्लेशिया, ठीक। और ये जो रेप्लेशिया है ये होता है पूर्ण मूल परजीवी। और दूसरा उदाहरण है वह कस्कुटा, यह है पूर्ण स्तंभ परजीवी। पूर्ण स्तंभ परजीवी यानी रेप्लेशिया पूर्ण मूल परजीवी है और कस्कुटा पूर्ण स्तंभ परजीवी है। यानी कि रेप्लेशिया जिस पादप पर परजीवी रहेगा उसके मूल पर रहेगा और ये उसके तने पर परजीवी रहेगा। नंबर 4 देखिए अपन आंशिक परजीविता। यहां पर परजीवी कुछ क्रियाओं के लिए ही परपोषी पर निर्भर रहता है। उदाहरण के तौर पर अपन इसमें देखें, एक तो विस्कम और लोरियंथस। लोरियंथस ये आंख और ये आंख दोनों हैं स्तंभ परजीवी। ठीक, लेकिन यहां पर ये दोनों आंशिक रूप से परजीवी है, वो दोनों पूर्ण रूप से परजीवी। और ये दोनों उदाहरण बहुत फेमस है, वेरी इंपोर्टेंट। पूर्ण परजीविता का ये भी ध्यान रखना है, रेप्लेशिया मूल परजीवी है और कस्कुटा स्तंभ परजीवी है। ठीक, विस्कम आंख पर स्तंभ परजीवी है और लोरियंथस आंख पर स्तंभ परजीवी है। ठीक, तो ये तो हो गया अपने शोषण, ऋणात्मक जो अन्य क्रिया अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें शोषण में परजीविता पढ़ ली अपन ने। अब पढ़ेंगे परभक्षिता। अब देखो परभक्षिता, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि यहां पर भक्षण किया जाएगा, मार के खाया जाएगा। इसमें देखिए अपन परभक्षिता,
परभक्षिता। परभक्षिता में एक जीव दूसरे जीव को मार के खा जाता है। जैसे अपने कहें कि शेर व बकरी, शेर बकरी को मार खा रहा है, तो ये संबंध किसका है? परभक्षिता का संबंध है। ठीक, तो ये तो गया अपने शोषण कंप्लीट। अब अपन देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है प्रतिजीविता। प्रतिजीविता क्या होती है? प्रतिजीविता का मतलब है यहां पर पादप कुछ ऐसे रसायन का स्त्रवण करते हैं जिससे अन्य पादप वहां पर विकसित नहीं हो पाते हैं। जैसे इस उदाहरण लिखें अपन, पार्थेनियम। पार्थेनियम, ठीक, पार्थेनियम के द्वारा कुछ ऐसे रसायन का स्त्रवण किया जाता है जिससे उसके आसपास अन्य पादप विकसित नहीं हो पाते। और नंबर 3 है स्पर्धा। स्पर्धा में क्या होता है? स्पर्धा में क्या होगा कि एक जाति जो है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और दूसरी जाति उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्पर्धी अपवर्जन का नियम। ये दिया था गाउस ने। गाउस ने क्या कहा, सुनना ध्यान से। इसने ये कहा स्पर्धी अपवर्जन नियम में कि एक आवास में निकट संबंधित जातियां एक जैसे संसाधनों की पूर्ति के लिए लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती। इन्हें आप यूं कह सकते हैं कि अगर एक आवास है और उस आवास के अंदर ही अलग अलग जातियां हैं, निकट संबंधी जातियां हैं और उनकी डिमांड भी एक ही, तो आपस में लड़ाई किसके लिए? आपस में स्पर्धा होगी, उनके बीच में लड़ाई होगी और अंत में वो जाति जो प्रभावी होगी वो वहां पर बची रह जाएगी और जो जाति कमजोर है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ये है गाउस स्पर्धी अपवर्जन का नियम। ठीक, तो इसी के साथ अपने ये रात मनने क्रियाओं की तीनों प्रकार कंप्लीट है और अब अपने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट देखें अपन, इकोटोन। अच्छा, इकोटोन क्या होता है? जैसे दो समुदाय है, ये इधर का समुदाय है, इधर का समुदाय है, दोनों समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहां पर दोनों समुदाय मिल रहे हैं, कुछ एरिया कॉमन है दोनों समुदाय का, इधर का समुदाय यहां तक जा रहा है, उधर यहां तक आ रहा है, दोनों के बीच कॉमन क्षेत्र है, ये कहलाता है इकोटोन। इस इकोटोन वाले क्षेत्र में जैविक विविधता भी ज्यादा मिलेगी, अधिक पादप जातियां, अधिक जंतु जातियां हमें मिलेगी। ठीक, नंबर 2 है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है? ये समुदाय है, इस समुदाय के किनारों पर जो जातियां हैं वो कहलाती है एज स्पीसीज, कोर जातियां, और इस प्रभाव को कहा जाता है एज इफेक्ट। ठीक, नंबर 3 आता है जैविक विभव। जैविक विभव, जैविक विभव क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि जैविक विभव जो है ये बताया था चैपमान ने। चैपमान ने अनुकूल परिस्थितियों में किसी भी जाति की अधिकतम प्रजनन की जो क्षमता है वह है जैविक विभव। अधिकतम जनन की क्षमता जो है अनुकूल परिस्थितियों में, उसे अपन क्या बोलेंगे? जैविक विभव बोलेंगे। एक है इकोलॉजिकल
निके। इकोलॉजिकल निके ये शब्द है ना ग्रेनेल में, इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ग्रेनेल। इकोलॉजिकल निके का मतलब है किसी भी समुदाय में उस जाति का व्यवसाय या कार्य क्या है, किसी भी समुदाय में किसी भी जाति का व्यवसाय या जो कार्य है वही उसका इकोलॉजिकल निके है। और चार जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, और इसी के साथ आपके ये अन्योन्य क्रियाएं समाप्त होती है और इसी के साथ ये समुदाय खत्म हुआ। और अब अपन पढ़ेंगे इकोसिस्टम अगली क्लास में। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उससे पहले आप यहाँ तक पूरी तैयारी कर लें और इसकी PDF जो है वो भी आज आपको मिलने वाली है। ठीक, धन्यवाद।